अमेरिकन सबर्ब्स के एक घर में एक यंग नैनी अपने मोबाइल फोन के साथ बिजी थी। तभी अचानक उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। दरअसल वह चेहरा सिर्फ एक नकाब था जिसे मैरी, वह बच्ची जिसे नैनी देखभाल कर रही थी, ने पहना था। इस मजाक के बाद मैरी कंप्यूटर पर जाकर उस दोस्त से बात करती है जिससे वह सर्च एंड फाइंड नाम की चैट साइट पर मिली थी। नैनी उसे इस तरह की साइट का यूज न करने की सलाह देती है। मैरी पूछती है, क्या यह स्माइली की शहरी कहानी के कारण है? नैनी को कुछ पता नहीं होता तो मैरी समझाती है कि यह एक इंटरनेट पर मशहूर कहानी है। यदि कोई किसी अजनबी से चैट करता है और 3 बार आई डिड इट फॉर द लल्ज टाइप करता है तो एक मास्क्ड मैन सामने आकर उसे चाकू से खत्म कर देता है। नैनी क्यूरियोसिटी से पूछती है, इस प्राणी का नाम स्माइली क्यों है? मैरी बताती है कि वह प्राणी खुद की आंखें सिल चुका है और अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान बना चुका है। नैनी को यह सब बकवास लगता है, लेकिन तभी वह डर जाती है जब मैरी का डैड कमरे में आ जाता है। शाम को नैनी का काम खत्म हो जाता है और मैरी अपने घर लौट आती है। वह इस स्माइली की कहानी की सच्चाई जानने का फैसला करती है। वह उसी चैट रूम में जाती है और एक अजनबी से बात करना शुरू करती है। बातचीत नॉर्मल चलती है, लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें कहा गया है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर यह काफी अजीब नहीं था तो वह एक आवाज सुनती है और पाती है कि कमरे का दरवाजा खुला है। वह जल्दी से दरवाजा बंद करती है और कंप्यूटर पर लौटती है जहां चैट में उसे आई डिड इट फॉर द लल्ज 3 बार लिखा हुआ मिलता है। जैसा कि मैरी ने वार्निंग दी थी, स्माइली अपीयर होता है और उसे तेज चाकू से मार देता है। अगले दिन एक लड़की जिसका नाम एशले है अपने डैड के साथ अपने नए घर में जाती है। वह अपनी दोस्त प्रॉक्सी के साथ एक कमरा शेयर करने वाली है। अपना सामान अरेंजमेंट करने के बाद प्रॉक्सी उसे कॉलेज की पार्टी में चलने का इनविटेशन देती है। पार्टी में वे जेन से मिलती हैं, जो पार्टी का ऑर्गेनाइजर है, और वो अपनी एरोगेंट टेंडेंसी नहीं छुपाता। वे बाइंडर नाम के एक यंग लड़के से भी मिलती हैं, जो तुरंत एशले को पसंद करने लगता है। हालांकि जेन और उसके दोस्तों का बिहेवियर इसे अनदेखा करता है। पार्टी के दौरान जेन का एक दोस्त सर्च एंड फाइंड चैट साइट खोलता है। तब पता चलता है कि वह वही था जिसने मैरी की नैनी पर स्माइली को बुलाया था। लेकिन वीडियो देखकर भी पार्टी में मौजूद लोग इसे नकली मानते हैं। एशले शुरू में वीडियो देखकर दंग रह जाती है, लेकिन दूसरों के समझाने पर इसे इंटरनेट का मजाक मान लेती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। हालांकि वह रात को इतनी ज्यादा मस्ती करती है कि अगले दिन कॉलेज के लिए देर हो जाती है। कॉलेज का दिन खत्म होने के बाद एशले घर लौटती है, जहां प्रॉक्सी उसे स्माइली के एक और हमले का वीडियो दिखाती है। जिनके दोस्तों में से एक, जो पिछली रात पार्टी से लौटने के बाद चैट में शामिल हुआ था, स्माइली के हमले का शिकार बनता है। उसे 3 मैसेज मिलते हैं और फिर राक्षस उस पर हमला कर देता है। एशले सोचने लगती है कि ये वीडियो नकली नहीं है और पुलिस को इन्फॉर्म करने का आइडिया देती है। हालांकि प्रॉक्सी को लगता है कि यह पूरी सिचुएशन बहुत ही अजीब है और इंटरनेट की शहरी कहानी के आधार पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करेगी। संदेह के बावजूद एशले प्रॉक्सी की सलाह मानती है और उससे पार्टी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यह सब एक बुरा मजाक है, लेकिन प्रॉक्सी का विचार बदल जाता है और वह यह टेस्ट करने का फैसला करती है कि क्या राक्षस वास्तव में मौजूद है। एशले कंसेंट देती है और दोनों चैट रूम में किसी अजनबी को खोजने लगती है जो उनके टेस्ट के लिए सुटेबल हो। खोज के दौरान वे एक आइडियल मैन पाते हैं। वे उसे चैट में इनवाइट करती हैं और वह अनजान व्यक्ति उनसे कहता है कि वे सेफ फील करें। इसके बजाय दोनों लड़कियां उसे मैसेज भेजती हैं कि वह जल्द ही खत्म होने वाला है और फिर वह वाक्य 3 बार टाइप करती है जो स्माइली को बुलाता है। चैट वाला व्यक्ति इन मैसेजेस से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो शॉक्ड होता है जब स्माइली उसके पीछे अपीयर होता है और उसे चाकू से मार देता है। इस डरावने सीन से लड़कियां घबरा जाती हैं और एशले को डर लगता है कि वह प्राणी उसे कैमरे के जरिए देख रहा है। वह पुलिस को बताने पर आइडिया करती है, लेकिन प्रॉक्सी उसे मना करती है और कहती है कि अगर यह न्यूज बन गई तो राक्षस उन्हें ढूंढ लेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और दोनों इस घटना को सीक्रेट रखने और स्माइली के बारे में कभी बात न करने का वादा करती हैं। कुछ ही मिनट बाद एशले के डैड उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। हालांकि वह परेशान होती है, लेकिन वह कहती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगले दिन वह चैट रूम में देखे गए सीन को भूल नहीं पाती।
उसकी गिल्ट उसे स्माइली के बारे में और इन्फॉर्मेशन फाइंड करने पर मजबूर करता है। क्लास के बाद वह लाइब्रेरी जाती है और किताबें ढूंढते हुए बाइंडर से फिर मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं, लेकिन एशले तुरंत स्माइली की बात छेड़ती है क्योंकि वह जानना चाहती है कि वह असली है या नहीं। बाइंडर शहरी लेजेंड पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसे लगता है कि यह राक्षस इंटरनेट पर लोगों के फेथ के कारण बुलाया जाता है। वह इसे डिटेल से नहीं समझा पाता, लेकिन बातचीत का रुख बदल जाता है जब बाइंडर यह स्वीकार करता है कि उसे एशले से मिलकर अच्छा लगा। फिर एशले भी अपनी फीलिंग का इजहार करती है और दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर शेयर करते हैं और फिर से मिलने का वादा करते हैं। कुछ घंटों बाद एशले घर लौटती है और देखती है कि प्रॉक्सी दूसरी पार्टी के लिए जा रही है। वह एशले को भी साथ आने का न्योता देती है और कहती है कि इस तरह वे चैट रूम में हुई घटना को जल्दी भूल जाएंगे। एशले अग्री हो जाती है, लेकिन जब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो प्रॉक्सी उसकी ड्रिंक्स को गिरा देती है और दूसरी ड्रिंक्स उसे देती है। इसके बाद प्रॉक्सी बाथरूम जाती है और एशले अपने ड्रिंक का एक घूंट पीती है ताकि स्माइली के बारे में भूल सके। हालांकि वह जल्द ही महसूस करती है कि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में हर कोई राक्षस के हमलों के वीडियो के बारे में बात कर रहा है। इससे परेशान होकर वह जेन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने अपने दोस्त के खात्मे वाले वीडियो की सच्चाई की कंफर्मेशन की है या वह वास्तव में स्माइली का शिकार था। जेन को ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह एशले को घर के बाहर ले जाकर बात करता है। वह एक्सेप्ट करता है कि उसने चैट रूम में एक अजनबी को मैसेज भेजा था और अपने दोस्त की तरह उसे भी खत्म कर दिया गया। जेन को एशले के बिहेवियर से पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत है, लेकिन एशले कहती है कि उसे डर है कि स्माइली सिर्फ चैट के विक्टिम्स के पीछे ही नहीं, बल्कि उसे बुलाने वाले लोगों को भी निशाना बनाएगा। यह सुनकर एशले और भी अधिक घबरा जाती है और घर लौटने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में वह चक्कर महसूस करने लगती है। ऐसा लगता है कि जो ड्रिंक उसने उठाई थी उसमें कुछ मिलाया गया था। वह अपना बैलेंस बनाए रखने और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे वह जल्दी से अपने कमरे तक पहुंचने की कोशिश करती है। आखिर में वह दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन दूर से एक मिस्टीरियस आवाज सुनती है। एशले मुड़कर देखती है, लेकिन आसपास कुछ नहीं पाती। जैसे ही वह दरवाजे पर ध्यान देती है, वह स्माइली को अपने सामने पाती है। वो डर जाती है और जितना तेज हो सके भागने लगती है, जबकि राक्षस चाकू लेकर उसका पीछा करता है। आखिरकार लड़की एक घर के अंदर एंट्री करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन स्माइली अगले कमरे में उसका इंतजार कर रहा होता है। प्राणी उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार से सिर्फ उसकी शर्ट फटती है और एशले अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। भागने के दौरान एशले खुद को एक दीवार के बीच फंसी हुई पाती है। वो डर में चीखती है क्योंकि स्माइली उसके करीब और करीब आता जा रहा है। जैसे ही वह पास आता है, एक चीख सुनाई देती है, लेकिन यह स्माइली की थी। सौभाग्य से ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था और एशले अपनी बिस्तर पर डर के साथ चिल्लाते हुए जाग जाती है। शोर सुनकर प्रॉक्सी उसकी हालत देखने आती है और एशले बताती है कि स्माइली ने उस पर हमला किया था। उम्मीद के मुताबिक उसकी रूममेट इसे सिर्फ एक बुरा सपना मानती है, लेकिन एशले को लगता है कि हमला असली था और सबूत के तौर पर उसकी फटी हुई शर्ट दिखाती है। इसके अलावा उसे यह भी याद नहीं है कि वह बिस्तर में कैसे पहुंची और पिछली रात की आखिरी याद उसे सिर्फ स्माइली के हमले की है। यह सब सुनने के बाद प्रॉक्सी उसे सलाह देती है कि वह अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कदम उठाए। इस बीच एशले एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है ताकि वह समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्लिनिक में वह एक्सेप्ट करती है कि पहले उसे बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला था, जो उसकी माँ के सुसाइड करने के बाद शुरू हुआ। तब से उसे रूटीन मेडिकेशंस लेनी पड़ी, लेकिन साइड इफेक्ट्स के कारण उसने कुछ महीने पहले दवाइयां लेना बंद कर दिया। साइकियाट्रिस्ट उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है और एशले अपने सपनों के बारे में बात करती है, जो उसे बेहद रियल लगते हैं। हालांकि वह ये नहीं बताती कि चैट रूम की घटना ने यह सब शुरू किया, लेकिन वह हल्की दवा के लिए कहती है ताकि वह अपनी घबराहट के दौरे को कंट्रोल कर सके। डॉक्टर कंसेंट देता है और दवा लिखता है, साथ ही उसे एश्योरेंस देता है कि सब ठीक हो जाएगा। एशले सेशन के बाद बेहतर महसूस करती है, लेकिन जल्द ही
प्रॉक्सी उससे कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसने स्माइली द्वारा एक और हमले की खबर सुनी है। दोनों जेन के घर जाते हैं और उससे बात करते हैं। जेन बताता है कि वह एक हैकर है जो ऑनलाइन सिस्टम में सेंध लगाने में एक्सपर्ट है। इस स्किल के कारण उसने सीक्रेट कंपनी फाइलों तक पहुंच बनाकर और उन्हें वापस देने के लिए पैसे की मांग करके अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। लेकिन अपनी सभी हैकिंग एबिलिटीज के बावजूद वह यह समझ नहीं पा रहा है कि स्माइली चैट के थ्रू कैसे हमला करता है। जिन इतना परेशान हो जाता है कि वह एक पिस्तौल उठा लेता है और एशले को धमकी देता है कि यदि वह राक्षस के बारे में सब कुछ नहीं बताती तो वह उसे गोली मार देगा। एशले कसम खाती है कि उसे स्माइली के बारे में कुछ नहीं पता और वह सिर्फ इतना कहती है कि उसने उसे अपने सपनों में देखा है। वह यह भी मानती है कि स्माइलिंग राक्षस एक विकेड सुपरनैचुरल पावर है जो उन सभी का पीछा कर रही है जिन्होंने गलत चीजों के साथ खेला है। यह देखकर कि वह कोई और जानकारी नहीं निकाल पाएगा, जिन लड़कियों से कहता है कि वे घर लौट जाएं, लेकिन मांग करता है कि अगर उन्हें स्माइली के बारे में कुछ नया पता चले तो उसे बताएं। एशले अग्री हो जाती है और साइकाइट्रिस्ट द्वारा दी गई मेडिसिन लेने के बाद वह प्रॉक्सी के साथ घर लौटती है। रात होते ही एशले अपने कमरे में जाती है और देखती है कि कोई दरवाजे की ओर पीठ करके बैठा है। वह यह देखने के लिए आगे बढ़ती है कि वह कौन है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है वह मिस्टीरियस पर्सन स्माइली निकला। लेकिन फिर यह सब केवल एक और बुरा सपना था। एक और दिन बीतता है और एशले क्लास में जाती है, लेकिन हर जगह उसे स्माइली और झलकें दिखती हैं। और भी बुरा, जब वह अपनी नोटबुक पलट रही होती है तो वह उस डरावने चेहरे की एक पिक्चर पाती है और उस भयानक चीज को देखकर वो अपनी घबराहट को मुश्किल से छुपा पाती है। क्लास के बाद वह कॉलेज की लाइब्रेरी जाती है और अपने कंप्यूटर पर स्माइली की शहरी लेजेंड की ओरिजिन के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। अपनी खोज के दौरान एशले और भी मामले देखती है जो दानव के एग्जिस्टेंस को साबित करते हैं, जिसमें जेन के अदर फ्रेंड्स और मैरी की नानी भी शामिल हैं, जिन्हें उसने खत्म कर दिया था। अचानक एक रहस्यमय आदमी लड़की के पास आता है, हाथ में तेज चाकू लिए हुए। जैसे ही वह उसे छूता है एशले चौंक जाती है, लेकिन जो वह पाती है वह बाइंडर है जो बस उसका ध्यान अट्रैक्टेड करने की कोशिश कर रहा था। घबराहट से उबरने के बाद एशले फिर से स्माइली का जिक्र करती है और कहती है कि वह अब और अधिक रियल है जितना उसने सोचा था। बाइंडर चौंक जाता है, हालांकि वह पहले से ही इस पर शक कर रहा था, लेकिन जब उसने चैट के थ्रू विलन को बुलाने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं हुआ। एशले अनुमान लगाती है कि स्माइली को बुलाने के लिए यह जरूरी है कि हंटर को खत्म करने की इच्छा हो, वरना कुछ नहीं होगा। इससे बाइंडर घबरा जाता है, लेकिन साथ ही वह अफेक्टेड होता है कि इंटरनेट की पावर के थ्रू कुछ इतना बुरा कैसे हो सकता है। हालांकि उसका रवैया एशले को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वह उसकी इंसेंसिटिविटी को देखकर नाराज हो जाती है। यहाँ तक कि जब उसे यह पता चलता है कि स्माइली ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी। गुस्से में लड़की लाइब्रेरी छोड़ देती है और घर लौटती है, जहाँ वह फिर से चैट रूम तक पहुँचने की कोशिश करती है ताकि वह दानव के बारे में सबूत ढूंढ सके। जैसे ही वह पोटेंशियल प्रेडेटर्स के पास से गुजरती है, वह एक आदमी से मिलती है जिसका चेहरा अंधेरे से ढका हुआ होता है। संदेह करते हुए एशले उससे पूछती है कि वह कौन है, और लेकिन अजनबी कुछ नहीं बताता, लेकिन वह वार्निंग देता है कि वह जल्द ही उसे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाएगा। सब कुछ यह सिग्नल देता है कि वह आदमी स्माइली है, लेकिन हालांकि लड़की डर रही होती है, वह उससे पूछती है कि वह कहाँ है। जवाब में रहस्यमय आदमी कहता है कि वह एशले के ठीक पीछे है। जब लड़की अपनी पीठ मोड़कर देखती है कि क्या वह सच बोल रहा है, तो उसे प्रॉक्सी मिलती है। उसकी रूममेट गुस्से में है कि एशले अब भी स्माइली की तलाश कर रही है और उसे वार्निंग देती है कि अगर वह ऐसा करना कंटिन्यू रखेगी तो वह जल्द ही उन्हें खत्म करने के लिए आएगा। एशले अपनी सिचुएशन को सही ठहराने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वह उस भयानक प्राणी के बारे में जो विजन्स देख रही है उनसे तंग आ चुकी है, लेकिन प्रॉक्सी सोचती है कि वह बस अपना मेंटल बैलेंस खो रही है। जब एशले को कोई मदद नहीं मिलती तो वह फिर से अपने मेंटल डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि मेडिसिन काम नहीं कर रही हैं। डॉक्टर उसे एक नई दवा देती है और कहती है कि उसे अगले दिन एक और सेशन के लिए वापस आना होगा। एशले कंसेंट देती है और अपॉइंटमेंट के बाद वह बाइंडर को मैसेज भेजती है
जिसमें वह अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। वह उसे माफ करता है और वह अपने कॉलेज के काम के लिए लाइब्रेरी लौटती है और लैपटॉप पर काम करने लगती है। हेडफोन में म्यूजिक सुनते हुए एशले एक मिस्टीरियस आवाज सुनती है। कुछ ही सेकंड बाद पता चला कि यह स्माइली होता है जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह सबके सामने अपना लैपटॉप तोड़ने लगती है। जो उसने अभी किया, इसका एहसास होते ही एशले घर लौट आती है, लेकिन स्माइली की विजन्स उसे परेशान करती रहती हैं। शाम को वह सो जाती है और एक और बुरा सपना देखती है, जिसमें स्माइली उसके कमरे में घुसकर उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। वह डर से चीखती है। जब वह उस दानव को देखती है तो सिचुएशन और भी डरावनी हो जाती है जब वह उसके कई क्लोन को अपने चारों ओर देखती है। सपना खत्म हो जाता है, लेकिन जल्द ही एक और सपना शुरू होता है जिसमें एशले अपनी डेड माँ की आत्मा से मिलती है। वह इस पल से बहुत खुश होती है, लेकिन यह मिलन जल्द ही दर्दनाक हो जाता है जब उसकी माँ स्माइली में बदल जाती है। अपनी निराशा के बीच एशले अचानक जाग जाती है, ठीक तभी जब प्रॉक्सी देखती है कि क्या हो रहा है। जब एशले अचानक उठ खड़ी होती है तो वह गलती से अपनी रूममेट को नाक पर चोट मार देती है और इसके लिए माफी मांगती है। प्रॉक्सी चोट का इलाज करने जाती है और अपनी दोस्त को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एशले अपनी सिचुएशन सुधारने के लिए एक खतरनाक स्टेप उठाने का डिसीजन लेती है। वह पुलिस स्टेशन जाती है और एक्सेप्ट करती है कि उसने चैट रूम में इन मर्डर्स को देखा और वह सब एक प्राणी द्वारा की गई थी, जिसे स्माइली कहा जाता है। अफसोस की बात है कि जैसा कि प्रॉक्सी ने डरते हुए अंदाजा लगाया था, पुलिस इस सिचुएशन को सीरियस नहीं लेती क्योंकि कोई सुराग नहीं है और न ही विक्टिम्स की बॉडीज मिली हैं। पुलिस ऑफिसर यह भी कहता है कि उसे रोज स्माइली के बारे में रिपोर्ट मिलती है, लेकिन वे सभी झूठी होती हैं। अंत में वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें एशले लाइब्रेरी में अपना लैपटॉप तोड़ते हुए दिखाई देती है और कहता है कि लड़की को जल्द से जल्द एक्सपर्ट की हेल्प की नीड है। एशले इन इंटरप्रिटेशन से सेटिस्फाइड नहीं होती है, लेकिन वह यह फैसला करती है कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह पूरी कहानी को अपने पीछे छोड़ दे। अगले दिन वह फिर से मेंटल थेरेपिस्ट के पास जाती है और कहती है कि वह बेहतर महसूस कर रही है, अपनी हॉलुसिनेशनों के एग्जिस्टेंस को नकारते हुए। इसके अलावा वह बाइंडर को अपने घर बुलाती है ताकि वे स्माइली के वीडियो के पीछे का सच पता लगाने के लिए रिसर्च करें। यह क्षण दोनों दोस्तों को करीब लाने का काम करता है और बाइंडर अपनी इमोशंस का इजहार करता है, जिसे एशले एक किस के साथ लौटाती है। हालांकि जैसे ही वे इस रोमांटिक पल का आनंद ले रहे होते हैं, प्रॉक्सी कमरे में आती है और कहती है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। दोनों रूममेट्स एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और एशले को प्रॉक्सी से एक वीडियो कॉल आती है। उसकी दोस्त कहती है कि उसने जैन से कैमरे पर बात करने का इंतजाम किया था, लेकिन वह कभी नहीं आया। प्रॉक्सी को डर है कि स्माइली ने शायद उसे निशाना बना लिया होगा, इसलिए एशले बाइंडर के साथ पुलिस स्टेशन जाने का डिसीजन लेती है ताकि यह पता किया जा सके कि क्या हुआ। जाने से पहले वह जैन के घर जाती है ताकि उसे चेक कर सके और देखती है कि मेन डोर खुला हुआ है। उसे यह सस्पिशियस लगता है और जब वह लिविंग रूम के फर्श पर एक टॉर्च पाती है तो वह पूरे घर की जांच शुरू कर देती है। घर का माहौल अस्त व्यस्त होता है, जैसे किसी ने लूटपाट करने की कोशिश की हो। तभी उसे छत पर खून से लिखा एक मैसेज दिखाई देता है, आई डिड इट फॉर लल्ज। ये फ्राइटनिंग सीन एशली को डरा देता है। इसी बीच वह जेन को फर्श पर मृत अवस्था में देखती है, उसके चेहरे पर एक टेरिबल एक्सप्रेशन के साथ। कुछ देर बाद घर में लगे मॉनिटर पर स्माइली दिखाई देता है और एशली का नाम पुकारता है। डर के कारण एशली जेन की बंदूक उठाती है, घर से भागती है और पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर उसकी बात को सीरियसनेस से नहीं लेते। एशली प्रॉक्सी को सब कुछ बताती है और एक आखिरी प्लानिंग बनाती है। वो प्रॉक्सी से डिमांड करती है कि वह मैसेज 3 बार भेजे ताकि स्माइली को अपने घर बुलाया जा सके। प्रॉक्सी पहले मना करती है, लेकिन एशली की परसिस्टेंस के कारण मान जाती है। अब वे स्माइली के आने का इंतजार करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद एक अनजान व्यक्ति दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। एशली को लगता है कि यह स्माइली है और वह उस पर गोली चला देती है। जब वह देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि वह बाइंडर था। यह देख एशली घबरा जाती है और उसकी गोली के घाव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी असली स्माइली आता है और बाइंडर के गले पर हमला कर देता है। अब एशली अगला शिकार बनती है। वह घर के अंदर भागती है, लेकिन स्माइली उसका पीछा करता है
वह अपने कमरे में पहुंचती है और वहां स्माइली से सामना होता है। जब वह बंदूक चलाने की कोशिश करती है तो बंदूक काम नहीं करती। तुरंत ही और स्माइली कमरे में प्रकट होते हैं, जिनके पास तीखे चाकू होते हैं। भागने का कोई रास्ता न देखकर एशली खिड़की से छलांग लगाती है और बाहर गिर जाती है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि यह सब जेन और उसके दोस्तों की एक साजिश थी। स्माइली की यह कहानी उन्होंने खुद बनाई थी, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनने के लिए। उनका ऑब्जेक्टिव इस दानव के डर को पूरी दुनिया में फैलाना था। इस योजना की एकमात्र असली शिकार एशली थी, जो अंत तक स्माइली की कहानी को सच मानती रही। प्लानिंग पूरी होने के बाद ग्रुप घर छोड़ देता है। जेन कंप्यूटर पर प्रॉक्सी से बात करता है। प्रॉक्सी गिल्टी फील करती है और पूछती है कि उन्होंने यह सब क्यों किया। जेन मजाक में 3 बार मैसेज भेजता है, आई डिड इट फॉर लर्ज। लेकिन यह मजाक सच हो जाता है जब एक रहस्यमय व्यक्ति प्रॉक्सी पर चाकू से हमला करता है। जेन यह सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है। स्माइली कैमरा बंद कर देता है और ऐसा लगता है कि नए फॉलोअर्स तैयार हो गए हैं जो ग्रुप के अन्य मेंबर्स के पीछे पड़ेंगे। लेकिन एक और मोड में पता चलता है कि एशली अभी भी जिंदा है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।